हेलो एवरीवन, आप सभी का अंशिका एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले नंबर सिस्टम, चूँकि गणित में नंबर सिस्टम का एक वीडियो ऑलरेडी देख लिया है, अपलोड कर लिया है। अब हम लोग दूसरे क्लास को देखेंगे। आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में संख्या पद्धति के बारे में जाना था कि संख्या पद्धति होती क्या है। इसके अलावा हमने उसमें कुछ नंबरों के बारे में जाना था, चूँकि 1 बाय 1 डिटेल में जाना था। अब उसके आगे हम लोग जानेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जी, जैसे कि हमने बताया था कि संख्या पद्धति जी, जैसे कि हमने बताया था नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। उसमें हमने रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, और उसके बाद से रियल नंबर के बाद हमने रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद से फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक। या नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, जीरो यानी कि शून्य। इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि संख्या पद्धति होती क्या है।
संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या पद्धति जो होती है संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि जो भी संख्याएं होती हैं उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, एक व्यवस्थित क्रम में जब हम उनको समायोजित करते हैं और लिखते हैं तो वो संख्या पद्धति कहलाती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये जाना था कि जो संख्या पद्धति होती हैं उसमें जो संख्याएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनको अलग अलग चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, वस्तुओं को गिनने के लिए प्राकृतिक संख्या हम लोगों ने जाना था कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसकी सहायता से हम नंबरों की गिनती करते हैं और इसे कैपिटल एन यानी कि इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट नंबर तक इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हमने जाना था कि जब प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी लिखा जाता है, जब प्राकृतिक संख्या के साथ जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके साथ जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को हम लेते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या कही जाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट नंबर तक। उसके बाद से हमने डिस्कस किया था पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स को चूंकि हम लोग कैपिटल I या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हम लोग जाने थे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। जब हम पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्याओं को यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को भी लिखते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं लिखी जाती हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं यानी कि जो धनात्मक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। वही ये जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं यानी कि नेगेटिव नंबर्स, इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद से आता है हमारा सम संख्या। उसके बाद से हम लोग जानेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं बेसिकली हम उन संख्याओं को कहते हैं जो पूर्ण रूप से, जो 2 से यानी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। हम इनको चूंकि प्राकृतिक संख्या का ही भाग लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं में जो संख्या पूर्ण अथवा प्राकृतिक संख्याओं में इनको हम देख सकते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर। वे संख्याएं, वे नंबर्स जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट नंबर तक। इसके बाद से
आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद से आता है विषम संख्या। विषम संख्या हम किसे कहते हैं? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हम उन नंबर्स को, उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं। उन संख्याओं को हम ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 5, 11, 17, 29, 39 ऐसे ही करते हुए इन्फिनाइट नंबर तक। इन संख्याओं को हम लोग चूँकि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स कहते हैं। इसके बाद से आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसको हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। अभाज्य संख्याएं हम लोग उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किन्हीं दूसरी संख्याओं से नहीं कटता है, नहीं विभाजित होता है, उसको हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, यानी कि विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक नोट आप देखेंगे कि 1 जो होता है वो ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है। 1 जो होता है एक ऐसा नंबर होता है, 1 एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना तो अभाज्य संख्या होता है ना ही भाज्य संख्या होता है। इसको हम न्यूट्रल में ले सकते हैं। इसके बाद से हम लोग जाएंगे भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं किनको कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किन्हीं और संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं। उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे भी और भी सारी संख्याएं हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद से हम लोग जानेंगे असहभाज्य संख्याएं यानी कि कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जब 2 संख्याओं को हम लेते हैं और उनके बीच अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं पाया जाता है, कॉमन नंबर नहीं पाया जाता है, उन संख्याओं को हम लोग कोप्राइम नंबर्स यानी कि असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 4, 9, 12, 25, 8, 9, 12 ऐसे ही और भी संख्याएं हम लोग ले सकते हैं। इनको हम असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर्स। ट्विंस प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, उसको हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे ही और भी नंबर्स मिल सकते हैं जो कि युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम जी। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? हम लोगों ने जाना था कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पे p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं और q जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता है। q आपका जो होता है 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/5, 8/3, 7/10 इसको हम लोग 0.7 लिख सकते हैं। वही 1/3 इसको हम 0.33 करके लिख सकते हैं। उसके अलावा 5/8 इसको हम 0.625, इसके अलावा 0.27 को हम लोग 3/11
कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये चूंकि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद से हम लोगों ने जाना था अपरिमेय संख्या के बारे में। चूंकि परिमेय संख्या को हम बता दें कि इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जी, आगे जानते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम किन संख्या को कहते हैं? तो हमने जाना था कि वे संख्याएं जिनको P/Q, जिनको जो है P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रूट में 2, उस जिसका वैल्यू जो होता है 1.414, आगे भी कुछ नंबर्स आते हैं। इसके अलावा रूट में 35, इसको हम 5.91607 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद से रूट में 7, रूट में 8, पाई जिसका जो मान होता है, वैल्यू जो होता है वो होता है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, लगभग हम लोग इसको 1.34 तक लेते हैं। इसके बाद से चूंकि हमने डिस्कस किया था वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याएं जिनको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसके बारे में हमने जाना था कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, यानी कि जब परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को जब हम लोग एक साथ रखते हैं तो वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2/5, 8/3, 7/10, जिसको हम 0.7 ऐसे ही लिख सकते हैं। इन संख्याओं को चूंकि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं जिनको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। चूँकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रूट में -7, -2, -3, -5 ऐसे भी और भी संख्याएं हम लोग ले सकते हैं। IA ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि चूंकि हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, तो क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्या यह सत्य है या असत्य? तो आपका आंसर होगा असत्य, यानी कि गलत। आपका उत्तर होगा असत्य। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, वो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर तक। उसमें शून्य भी होता है। आप जानते हैं कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी सम्मिलित होता है। और आपके जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आपके जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं
प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर तक। इनमें जो है शून्य नहीं होता है, इनमें जो है शून्य नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्या में होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूँकि प्राकृतिक संख्या में जो है 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक होते हैं और वहीं पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य भी होता है, जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। इस प्रकार से यह कथन कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह असत्य है। इसके बाद से हम लोग जानेंगे इसके बाद से हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं? तो आपका आंसर होगा, आपका उत्तर होगा हाँ, यह सत्य है। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रहते हुए इधर, और इधर -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट नंबर तक। इनको चूँकि हम लोग पूर्णांक कहते हैं और हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनको p/q के रूप में लिखा जाता है। तो हम लोग पूर्णांक चूँकि पूर्णांक जो होते हैं इनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/1, 3/1, 1/1, 4/1 ऐसे ही करते हुए इन नंबरों को हम लोग लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद से हम लोग जानते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या होती हैं वो एक पूर्णांक होती हैं? जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं क्या वो पूर्णांक होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं, जबकि जो हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सिंपल एक नंबर लाइन पे डिनोट किए जाते हैं और वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी परिमेय संख्या हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं। हमारा आंसर होगा जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं, जबकि जो पूर्णांक होते हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आगे चलते हैं। अगले उदाहरण पर हम चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रश्न है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। आपसे प्रश्न है कि ये जो 1 और 2 संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें जिन संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालनी है, सबसे पहले हम तो उनको लिख लेते हैं। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि
हमें जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, हमें चूँकि 5 परिमेय संख्या निकालना है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे जो कि 6 होगा। और 6 से इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में चूँकि मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जी, और हम लिख सकते हैं इनके बीच में जो भी संख्याएं आती हैं हम लिख लेते हैं, जैसे 6/6, 6/7, 6/8, जी। तो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, जैसे कि 5 + 1 ये 6 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि 1 और 2 इन दोनों के अंश और हर दोनों में ही हम लोग हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। आपको मिलेगा 6/6 और 12/6। अब क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, जैसे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो आप देख सकते हैं कि दो संख्याएं 1 और 2 के बीच जो 5 परिमेय संख्या है वो है 7/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने यह नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, एक टिप्पणी देख लीजिए कि ध्यान दिया होगा कि जो उदाहरण नंबर 2 जो है, जिसमें हमने 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकाली थी, उसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब हम परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे थे, करने के लिए कहा गया था, परंतु आप लोग ध्यान दिए होंगे कि भले ही 1 और 2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया हो, लेकिन हम लोग चाहें तो असीमित परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, हमने आपसे बताया था कि जितनी भी परिमेय संख्याएं, जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी है, हम चूंकि उसमें 1 ऐड कर देंगे। जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। सपोज कीजिए आपको x परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम x में 1 ऐड कर देंगे। अब जिन संख्याओं के बीच में ज्ञात करनी है, सपोज कीजिए 1 और 2 के बीच में आपको ज्ञात करनी है, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि इसके अंश और हर में, दी हुई संख्याओं के अंश और हर में इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके बीच में जो भी परिमेय संख्याएं होंगी उनको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
जी, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को यानी कि एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। आपका पहला प्रश्न होगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जो शून्य है क्या वो एक परिमेय संख्या है? और क्या हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक है? आपने ध्यान दिया होगा जब हम लोग परिमेय संख्याएं लिख रहे थे उसमें p/q के रूप में हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। आपसे प्रश्न किया गया है कि जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ, जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, कैसे? रीजन क्या है आपका? ऐसे ही आप देख सकते हैं कि शून्य को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि जब कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जब कोई संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे q जो होता है आपके 0 के इक्वल नहीं होता है, और 0 जो है, शून्य जो है, इस नियम को फॉलो कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। जी, अगला प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे कि हमने आपसे बताया था उदाहरण नंबर 2 में कि यदि हमें 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमने देखा था उदाहरण नंबर 2 में कि 1 और 2 के बीच में जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, उस समय हमने क्या किया था कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी उसमें हमने 1 यानी कि 1 ऐड कर दिया था, और उसके बाद से जिन संख्याओं के बीच में यानी कि 1 और 2 के बीच में चूँकि ज्ञात करनी थी, तो इसके हर और अंश दोनों में ही हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और उसके बाद से हमें चूँकि उन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आसानी से मिल गई थी, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। 3 और 4 के बीच में आपको 3 और 4 के बीच में आपको चूँकि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे कि 6 में 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका 7। अब क्या करेंगे आप कि 3 और 4 इन दोनों के अंश और हर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 4 के अंश और हर दोनों में ही 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आंसर होगा 21/7 और ये होगा 28/7। अब आप क्या करेंगे, इनके बीच में जो भी परिमेय संख्या है वो लिख सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में आपकी 6 परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आपको 3/5 और 4/5 इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम लोग यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे। जी, तो हम लोग चूंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम इसमें सबसे पहले एक ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा 6 के बराबर, और हम लोग इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आंसर होगा 18/6 और 24/6। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में आपके परिमेय संख्या हो जाएंगी 19/6, 20/6, 21, 22 और 23/6। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3/4 और 4/5 इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या हमारी इस प्रकार से हैं। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे चौथा नंबर। यहाँ पे दिया गया है कि ये जो नीचे दिए गए जो भी कथन हैं वो सत्य हैं या असत्य। आपको कारण के साथ उत्तर देना है। पहला प्रश्न है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो आपका आंसर होगा कि यह जो भी कथन है वो सत्य है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1 2 3 4 ऐसे ही करते हुए इनफिनाइट नंबर तक, और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो होती हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफिनाइट नंबर तक। आप देख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें प्राकृतिक संख्याएं भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, क्या वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो यह जो आपका कथन है वो असत्य है। यह आपका जो कथन है वो असत्य है, यानी कि गलत है। कैसे? जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं उनमें पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, उनमें आपकी जो पूर्ण संख्या होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं के साथ साथ नेगेटिव पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी पाई जाती हैं। पूर्ण संख्याओं के साथ साथ आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी पाई जाती हैं जो कि आपके पूर्ण संख्या में नहीं होती हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण संख्या के साथ साथ चूँकि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जो कि पूर्ण संख्या में नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? इसका भी उत्तर आपका होगा असत्य, यानी कि गलत।
इसका भी उत्तर आपका, इसका भी आंसर आपका जो होगा वो होगा असत्य। कारण क्या है? आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, और जो हम इसमें चूंकि ऋणात्मक संख्याएं भी पाई जाती हैं, जबकि हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं, बल्कि वो सिंपली 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट नंबर तक होती हैं, जो कि अतः हम कह सकते हैं कि जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं।